नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे स्वागत है और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में सब्जेक्ट हिस्ट्री। जो आपका जिनका पेपर हिस्ट्री हो उनके लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई है। मिडाबल इंडियन हिस्ट्री सीरीज अभी चल रही है, यानी मध्यकालीन भारत सीरीज चल रही है। और आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत में सिंध राज्य के बारे में और अरब आक्रमण के बारे में जानेंगे। इससे जुड़े हुए जितने प्रश्न आ सकते हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और ये बैच का हमने नाम क्या दिया है? बाजीगर बैच। जी हाँ, जिस प्रकार सिलेबस दिया गया एचपीएससी में जिस प्रकार सिलेबस दिया गया है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा टफ है ये, है ना, क्योंकि अभी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसके बाद फिर मेंस का एग्जाम होगा और वो सब्जेक्टिव होने वाला, लाइक यूपीएससी एंड अदर पीसीएस। ठीक है, तो इसीलिए इस बैच का नाम मैंने बाजीगर दिया है, क्योंकि बच्चे हार गए हैं। उनको लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हरियाणा से असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, वो निराश हैं। और बाजीगर किसे कहते हैं? जो हारी बाजी को जीत लेते हैं उसे ही बाजीगर कहते हैं। तो मैं आप सभी को बाजीगर बनने का प्रयास कर रहा हूं, यानी निराश नहीं होना है। हिस्ट्री अगर आपका पेपर है, मैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। मेरा जहां तक अनुभव है मैं आप सभी पे पूरा झोंक दूंगा। ठीक है, मैं हिस्ट्री से जेआरएफ हूं और हिस्ट्री के लिए मैं पिछले 3 साल से टीचिंग भी करता हूं। इसके अलावा यहाँ पर हिस्ट्री से मैंने पीएचडी की है, यानी हिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत मैं नहीं होने दूंगा। अपना जितना भी मेरा अनुभव और प्लस जितना मेरा एफर्ट लगेगा मैं आप सभी के पीछे लगाने वाला हूं। और एक न्यूज है, सारी क्लासेस फ्री है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं कि मोटी फीस लग रही है, कि सर स्क्रीनिंग टेस्ट का अलग फीस है, फिर जब मैंने एग्जाम हुआ उसका अलग फीस है। कोई फीस नहीं, सारा बिल्कुल जीरो फी पे आप क्लासेस यहाँ पर कर पाएंगे। चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए ये कह सकते कि इमोशन को आप सभी को प्रेरित करने के लिए, जज्बा जगाने के लिए आप इसे चंद लाइनों को जरूर पढ़ें। मेहनत में सूरज की तरह तपोगे, मेहनत में सूरज की तरह तपोगे और चंदा की तरह जगोगे तो सफलता को निश्चित ही कदमों में पाओगे, है ना। सफलता को कहां पाओगे? कदमों में। तो आपको बस मेहनत करते रहना है और अपने आप को, जिस प्रकार सूरज तप तप के हमें रोशनी देती है, ठीक है, चंद्रमा जिस पर रात में जग जग कर वो मेहनत का प्रतीक है और निरंतर काम करने का जो सिंबल वो देती है, उसी प्रकार आपको भी बनना होगा। सफलता आपके कदमों को चूमेगी, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को इसी एफर्ट के साथ। पहला देखिए, बहुत क्या होता है, हम लोग सीधे अरब आक्रमण पे स्टार्ट करते हैं। सिंध राज्य के बारे में थोड़ा आपको समझना होगा। सिंध राज्य आखिर था क्या, सिंध राज्य का स्टोरी क्या था, ये आपको जानना चाहिए। यहां से भी प्रश्न आएगा, क्योंकि आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, ये यूजीसी नेट या फिर अदर कोई एग्जाम्स नहीं है। यहाँ पे लोग सिंध राज्य से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिंध में अरबों का पहली बार आक्रमण हुआ था। तो 8वीं सदी में सिंध क्या था? एक विशाल राज्य था। आज एक छोटा सा सिंध एरिया अगर आप सोचेंगे वैसा नहीं था, उसका दायरा काफी बड़ा था, उसका क्षेत्रफल काफी बड़ा था। अगर देखें तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में हमारा जो इंडिया के दक्षिण में क्या है अभी हिंद महासागर, तो हिंद महासागर का ही एक पार्ट है आपका अरब सागर, है ना, अरब सागर। तो आपका कितना बड़ा विस्तार था? उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में अरब सागर तक, और पूरब में कन्नौज से लेकर पश्चिम में मकरान तट तक उनका विस्तार था। ये चारों चौहद्दी को याद रखें, उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में अरब सागर, पूरब में कन्नौज, पश्चिम में मकरान तट। और राजधानी कहां थी? एल्लोर। तो सिंध की राजधानी कहां थी? एल्लोर थी। यहां से 2-3 पॉइंट्स आपको याद लेना है। पहला, विस्तार कहां से कहां तक था? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये कर लेना है। इसकी राजधानी को कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंध में जिस वंश का राज था उस वंश का नाम है राय वंश। तो राय वंश का शासन कहां पर था आपका? सिंध में, राय वंश। तो सिंध में किस वंश का शासन था? राय वंश का। इसको आप याद रखिएगा। बाद में दाहिर का जो वंश आया, ये ब्राह्मण वंश का प्रतीक था दाहिर, तो दाहिर का बाद में आया, तो ये आपका राय वंश का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनसांग के बारे में आपने सुना होगा। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे और एक चीनी यात्री थे। इन्होंने सिंध के बारे में लिखा है। सिंध के जो शासक थे वो शूद्र थे। इनका कहना था नीची जाति के थे सिंध के शासक, वो क्या थे? शूद्र थे। सिंध के शासक क्या थे? शूद्र। तो किसके अनुसार सिंध के शासक शूद्र थे? तो हेनसांग के अनुसार।
हैंसांग के अनुसार सिंध के शासक किस समुदाय से थे? शूद्र यानी निचली जाति के थे। हर्ष ने सिंध पर यानी हर्षवर्धन, हर्ष मतलब हर्षवर्धन, और इसी के सानिध्य में आपका हैंसांग रहते थे, इसी के राजकवि थे। तो हर्षवर्धन ने सिंध पर भी विजय प्राप्त की थी, लेकिन जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो सिंध क्या हो गया? एक स्वतंत्र राज्य बन गया। सिंध एक स्वतंत्र राज्य बन गया। और रायवंश, यहाँ पर रायवंश के बारे में थोड़ा जान लें। रायवंश का अंतिम जो शासक था वो थे कौन? शाहनी द्वितीय। रायवंश के अंतिम शासक कौन थे आपका? शाहनी द्वितीय। रायवंश जो कि सिंध का एक प्रमुख वंश था, जो वहां पर राज करता था। इस वंश का बाद में पतन हो गया। तो इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? राय साहसी द्वितीय। नाम क्या है? राय साहसी द्वितीय। और इसी के एक मंत्री हुआ करते थे, और मंत्री किस समुदाय से आते थे? ब्राह्मण। मंत्री किस समुदाय से आते थे? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण मंत्री जिसका नाम था चाच, जिसका नाम था क्या? चाच। इसने क्या किया? इस राज्य पर अधिकार करने का प्रयास किया और ये सफल रहे, और इसने सिंध पर ब्राह्मण वंश की नींव रख दी। सिंध पर ब्राह्मण वंश की नींव किसने रख दी? मंत्री जो थे राय शाहनी द्वितीय के चाच, इन्होंने सिंध पर ब्राह्मण वंश की नींव रख दी। ये सारे चीजों का आपको नोट कर लेना है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है क्योंकि फैक्ट को आपको देख लेना है। चच जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। आपका जो इनके ब्राह्मण मंत्री थे चच, जिन्होंने की आपका एक ब्राह्मण वंश की नींव रखी, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद राजा बनते हैं उसके भाई चंदर। उसका भाई का नाम क्या है? चंदर। चच का भाई का नाम क्या है? चंदर। वो राजा बनते हैं। और जब चंदर की भी मृत्यु हो जाती है, उसके दो पुत्र होते हैं, दुराज और दाहिर। आप दाहिर का नाम बहुत सुने होंगे, दाहिर का नाम से लोग स्टार्टिंग करते हैं पढ़ना, लेकिन नहीं, दाहिर के पहले भी इतनी चीजों को आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी हैं ना। तो आपको पूरा आगे पीछे पूरे साइड हर जगह आपको जानकारी रखना होगा। हम लोग दाहिर से वही पढ़ना शुरू करते हैं, दाहिर के पहले भी इतनी स्टोरी होती है। तो चंदर के पुत्र कौन थे? दुराज और दाहिर। और इसी में फिर उत्तराधिकार का युद्ध होता है, इसी में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और दुराज को पराजित कर देते हैं कौन? दाहिर। और दाहिर की को कह सकते हैं सफलता प्राप्त होती है, वो विजय होती है, और दाहिर सिंध का शासक बन जाता है और एक शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। हम लोग देखते हैं कि दाहिर को अरबों ने पराजित कर दिया, मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दाहिर भी एक शक्तिशाली शासक था, अभी हम लोग देखेंगे। शक्तिशाली शासक बने दाहिर, और इसने सिंध पर काफी अच्छा काम भी किया और काफी पकड़ बनाया अपने राज्य पर। और इसी के कार्यकाल में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है 712 ईस्वी में, और फिर यहाँ पर अरबों का आक्रमण, जो कि सफल आक्रमण माना जाता है, पहला सफल आक्रमण, और यहाँ पर अरबों का साम्राज्य स्थापित होता है। हालांकि देखेंगे किस प्रकार का साम्राज्य इनका रहा। तो अरब आक्रमण, अरब आक्रमण किसके समय में हुआ? दाहिर के समय। दाहिर किस वंश के थे? सिंध के ब्राह्मण वंश के शासक थे ये दाहिर। तो अरब आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? दाहिर के शासनकाल में। लेकिन ऐसा नहीं है कि दाहिर के शासनकाल में अरबों का जो आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, यह पहला आक्रमण था। इससे पहले भी आक्रमण हुए थे, उसके बारे में आपको जानना चाहिए, वहां से भी प्रश्न आता है। तो अरब पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। मिडाइवल एज हम लोग किसके लिए जानते हैं? मुस्लिम आक्रमण के लिए, मुस्लिम आक्रमण के लिए। तो मुस्लिम में बाद में कौन आए? तुर्क भी आए, लेकिन सबसे पहला आक्रमणकारी कौन था? अरब। आपसे पूछा जाएगा भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो अरब होगा। यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम और उसके जो 2-3 सेनापति पहले आक्रमण किए हुए थे, उन सभी का नाम आपको रखना होगा। अगर पूछा जाएगा पहले तुर्क आक्रमणकारी कौन थे, तब आपको वहां पे महमूद गजनी या फिर बाद में गौरी, उनका नाम आप ले सकते हैं। लेकिन पहला मुस्लिम आक्रमण पूछा जाएगा तो अरब। तो अरब भारत में आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण की सूचना एक पुस्तक से मिलती है, जिस पुस्तक का नाम है आपका किताब फुतू अलबलदानी। अरब आक्रमण का जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? इस किताब का नाम आपको याद रखना है, क्या है? किताब फुतू अलबलदानी। और इस पुस्तक को किसने लिखा है? विलादुरी। इस पुस्तक के राइटर कौन है? विलादुरी।
विलादुरी द्वारा लिखी एक पुस्तक है किताब फुतू अल बलदानी, इसी से आपको अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। और दूसरी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है अरब आक्रमण की जानकारी के लिए वो है आपका चचनामा। उस पुस्तक का नाम क्या है? चचनामा। जो मंत्री चच थे उसी पर ही किताब लिखी गई है चचनामा। हालांकि इसके राइटर जो है ना, राइटर अज्ञात है। इसके राइटर जो है ना अज्ञात है। आपको चचनामा का राइटर अगर पूछा जाएगा तो इसके राइटर का नाम आज तक पता नहीं चला है, राइटर का नाम अज्ञात है। राइटर कौन थे पता नहीं। और दूसरी पुस्तक किताब फुतुल अल बलदानी है, इसके राइटर विलादुरी थे। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व इराक के शासक हज्जाज ने और भी अपने आक्रमणकारियों को यहाँ पर भेजा था, यहाँ पर अटैक करने के लिए, इंडिया पे अटैक करने के लिए। यहाँ पर उनको पता था कि यहाँ पर काफी ज्यादा संपदा है, काफी संपन्न प्रदेश है, इसीलिए इराक के जो शासक हुआ करते थे हज्जाज, इस नाम को याद रखिए, किसने भेजा था? हज्जाज। इराक के शासक हज्जाज ने दो सेनानायक, दोनों का नाम याद रखिए, आपका उबेदुल्ला और दूसरे का नाम है आपका, एक हो गया उबेदुल्ला और दूसरे का नाम है बरदूल। उबेदुल्ला और बरदूल, यानी मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व भी दो लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया था जो अरब थे और जिन्हें इराक के शासक हज्जाज ने भेजा था। और किसके खिलाफ? दाहिर के खिलाफ। दाहिर के खिलाफ भेजा था और दाहिर ने दोनों को पराजित कर दिया था। दाहिर ने दोनों को पराजित कर दिया था, दोनों को। यानी दाहिर कमजोर शासक था क्या? नहीं, दाहिर शक्तिशाली शासक था। हम लोग जब पढ़ते हैं सीधे मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट कर देते हैं और लगता है नहीं दाहिर एक कमजोर शासक। नहीं, ऐसा बात नहीं है। इससे पहले उन्होंने दो मजबूत सेनानायकों को हराया था जो कि हज्जाज ने भेजा था। उबेदुल्ला और बरदुल को दाहिर ने हराया था और उसको फिर वापस यहां से भागना पड़ा। इन दोनों को पराजित कर दिया था दाहिर ने। अरबों द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण अगर पूछा जाएगा तो वहां पर आपका मोहम्मद बिन कासिम होगा। इससे पहले जो दो आक्रमण हुए वहां पर अरब सफल नहीं हो पाए, उनकी पराजय हुई। तो अरबों का भारत में पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? मोहम्मद बिन कासिम। अरबों का भारत में पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। कब हुआ? 712 में। यहां से प्रश्न बहुत बड़ा है, इसको आपको एकदम रट लेना है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का पहला सफल आक्रमण भारत में हुआ। इससे पहले जो आक्रमण हुए वो असफल रहे, वो आक्रमण सफल नहीं हो पाया था। अगर अरबों के आक्रमण का कारण के बारे में जाने, अरबों ने भारत पर क्यों आक्रमण किया, तो जो उनके कारण कहे जाते हैं उस कारण को पहले जानेंगे और फिर वास्तविक कारण क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। तो कहा जाता है क्या, जो खलीफा थे ना, खलीफा ने अपने प्रतिनिधियों को भारत से दासियां और अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए भेजा, जिन्हें दाहिर के राज्य के मुख्य बंदरगाह देवल पर जो समुद्री लुटेरे थे उसने उसे क्या किया? लूट लिया। समुद्री लुटेरे होते हैं, उसने लूट लिया। तो जो खलीफा थे उसने दाहिर पर प्रेशर डाला कि आपके राज्य में लूट हुई है, आपको इसका क्षतिपूर्ति देना चाहिए, आप क्षतिपूर्ति दीजिए। लेकिन दाहिर पहले भी हरा चुका था, इसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। कौन है आप? आपको तो पहले भी हम लोग हरा चुके हैं अरबों को, तो उनको डर था नहीं, उन्हें सीधे इसे एक्सेप्ट नहीं किया, अस्वीकार कर दिया, डिनाई कर दिया, बोला हम कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं देंगे, वो जो चोर डाकू है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जो सच्चाई थी इन्होंने कह दिया, लेकिन खलीफा ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, आपको देना होगा, और एक बहाना मिल गया उसको यहाँ पर आक्रमण करने का, और सिंध पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आक्रमण होता है और इस बार कह सकते हैं कि दाहिर पराजित हो जाते हैं। इस बार दाहिर क्या होता है? पराजित हो जाते हैं और अरबों को पहली जीत मिल जाती है। अब इसके वास्तविक कारण को जानने का प्रयास करेंगे। क्या यही कारण था? तो जी नहीं, वास्तविक कारण तो अरबों की ललचाई निगाहें थी। वास्तविक कारण अरबों की ललचाई निगाहें थी। और वास्तविक कारण क्या था इसको आप यहां से समझ सकते हैं। वास्तविक कारण के बारे में हम लोग देख रहे हैं। वास्तविक कारण सिंध विजय का पहला कारण था इस्लाम धर्म का प्रचार। उस समय इस्लाम नया नया धर्म था, तो उसका वो प्रचार करने के लिए बड़ा एरिया चाहते थे
और इस्लाम धर्म का यहाँ प्रचार करने के लिए वो यहाँ पे अधिकार करना चाहते थे। पहला कारण था। दूसरा, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत एक संपन्न देश था, तो इसको यहां से उससे धनराशि चाहिए था। यहां से वो धनराशि प्राप्त करना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा धन लूटना चाहते थे, ताकि उनका जो एरिया उन्होंने बढ़ाया है पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो अफ्रीका हो चाहे वो यूरोप हो, वहां पर उसका वो प्रसार कर सके और उसे आगे बढ़ा सके और अपने सभी संसाधनों की पूर्ति कर सके भारत से लूटे गए धन के माध्यम से। तो वास्तविक कारण ये था, वास्तविक कारण आपका यही था। ठीक है, तो ये आपका वास्तविक कारण था और ये आपका वास्तविक कारण था। तो वास्तविक कारण आप समझ गए। चलिए, ये वास्तविक कारण हो गया कि अफ्रीका और यूरोप में वो अपने साम्राज्य को बढ़ा सके और काफी ज्यादा, चाहे संसाधन के मामले में हो, चाहे भारत में एरिया बढ़ाना हो इस्लाम के प्रचार के लिए, उन दोनों ही उद्देश्य उसके पीछे काम कर रहा था। और तत्कालिक कारण के रूप में आप उसको मान सकते हैं, और किसे, जो कि समुद्री लुटेरे वाला जो मैटर था, उसे आप तत्कालिक कारण में मान सकते हैं। वो भी एक कारण था, लेकिन वो तत्कालिक कारण, जैसे कुछ बहाना चाहिए ना लड़ने का, तो लड़ाई का वो बहाना था उनके पास। एक नोट में आपके लिए इंफॉर्मेशन है, चचनामा से हमें किसकी जानकारी मिलती है? अरबों के सिंध विजय की। तो चचनामा के बारे में दो लाइनें। चचनामा जो पुस्तक है वो अरबी भाषा में लिखी गई थी। कभी कभी ये पूछा जाता है चचनामा किस भाषा में लिखी पुस्तक है? अरबी में। लेखक कौन है? तो मैंने पहले कहा लेखक अज्ञात है, लेखक का नाम नहीं पता अभी तक। इससे अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो आज हम लोगों ने किसके बारे में देखा कि अरबों का सिंध विजय, अरबों का सिंध विजय और सिंध राज्य के बारे में जाना। और कल हम लोग देखेंगे, कल के क्लासेस में, इस बाजीगर बैच में, कि किस प्रकार अरबों ने यहां पर आक्रमण किया, उनके जो आक्रमण थे, उनका जो किन किन क्षेत्रों में आक्रमण हुआ, कब कब आक्रमण हुआ और वहां पर क्या क्या घटनाएं घटी, है ना। अरबों ने जो आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, तो किस किस एरिया पर आक्रमण किया, उस पार्टिकुलर एरिया के बारे में कल डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। वहां से जो प्रश्न बन सकता है वो भी आपको कर लेना है। अरबों के आक्रमण के बाद फिर हम लोग मोहम्मद गजनी पे आएंगे, मोहम्मद गजनी के बाद फिर मोहम्मद गोरी पे आएंगे, और इस प्रकार फिर हम लोग दिल्ली सल्तनत में प्रवेश करेंगे। और ऐसे ही हमारा अब मिडाबल इंडियन हिस्ट्री का जो रेस है ना, वो रेस काफी बढ़ जाएगा। आप भी अगर चाहते हैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में निश्चित सफलता पाना, तो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए क्या करें दोस्तों, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, और आपसे कोई फीस कोई पेमेंट नहीं है, और आप एवरी डे क्लासेस की वीडियो पा सकते हैं, नोट्स भी पा सकते हैं। नोट्स के लिए क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाए और वहां पर आप टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।